पहले हमने अंडरस्टैंड करा मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी और उसकी रेलेवेंस कहां पे आएगी जब हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड टाइप के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। सेकेंड कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रेजिडेंट कि नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन में कौन कौन आता है। नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन करने से पहले हमें यह समझ आना चाहिए कि उसका जो ज्यादा रेलेवेंस है वो किस चीज से रिलेटेड है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखना। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इनकम generated by the normal residents income generated by the normal residents of a country in 1 year, where the income was generated is immaterial while estimating national income. While estimating national income, it is immaterial where the income was generated. It may have been generated within the domestic territory or outside the domestic territory. It may have been generated within the domestic territory or outside the domestic territory. तो कहां जनरेट हुई उससे फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क किससे पड़ता है? Who generated the income? The relevant part while estimating national income is whether the income was generated by residents or non-residents. किसने कमाए उससे फर्क पड़ता है, कहां कमाए उससे फर्क नहीं पड़ता। इनकम generated by residents included in national income generated by residents, तो residents ने जो income generate करी included in national income generated by non-residents not included in national income. तो इसमें कौन से किस टाइप के थ्योरी क्वेश्चन होंगे? Whether the following will be included or not included while estimating national income. जब national income पे क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या देखना है? Whether the income was generated by the residents or non-residents. National income की definition क्या है? Income generated by the normal residents of a country in 1 year. Okay. Where the income was generated,
किस कहां पे इनकम जनरेट हुई, दैट इज इमटेरियल. वेयर द इनकम वॉज जनरेटेड इज इमटेरियल. कह रहे उससे फर्क ही नहीं पड़ता इनकम इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुई है या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जनरेट हुई है. क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है किसने कमाए. द रेलेवेंट पार्ट व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम इज वेदर द इनकम वाज जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स. तो बेसिकली यहाँ पे है who generated the income. This is not WHO, this is who generated the income. If the income was generated by residents, so it will be included in national income. If the income was generated by non-residents, it will not be included in national income. तो जब डोमेस्टिक इनकम पे आएगा इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड, तो देखना है वेयर द इनकम वाज जनरेटेड. जब क्वेश्चन आएगा नेशनल इनकम पे इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड, तो आएगा हु जनरेटेड द इनकम. प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल. तो जब हमने डेफिनेशन पढ़ी तो हम समझ आया कि अब नॉर्मल रेजिडेंट्स में आते कौन कौन है, तो वो समझेंगे. अब हम ध्यान से देखना नॉर्मल रेजिडेंट्स में कौन कौन आता है. तो डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन डोमेस्टिक इनकम में ज्यादा काम आएगी आपको. नॉर्मल रेजिडेंट्स की अब हम नेशनल इनकम भी निकाल रहे हैं, तो डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआई है. तो डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम में नॉर्मल रेजिडेंट्स का कॉन्सेप्ट. कौन होते हैं ये लोग, कहां से आते हैं, ध्यान से देख. नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन. इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनीज भी, फर्म्स भी हो सकते हैं. तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल or an institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. जहां पे वो normally ordinarily रहते हैं और उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं पे है. तो ये क्या है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट. नॉर्मल रेजिडेंट्स इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसे बोलते हैं. इट इंप्लाइज टू थिंग्स. द रेजिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है तो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं है. एंड द रेजिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड अक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन. जहां पे वो कमा रहा है, खर्च कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, सेव कर रहा है, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं है. वेदर रेजिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो उसका सेंटर जहां पे रहता है वो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं पे है. और दूसरा, जहां पे वो कमा रहा है, खर्च कर रहा है, अक्यूमुलेशन मतलब जनरेट कर रहा है, सेविंग्स कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो वहां पे उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट माना जाएगा. तो ध्यान से देखना नॉर्मल रेजिडेंट, तो दो चीजें हो गई. अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री, जहां पे लोकेटेड है नॉर्मली. और दूसरा जहां पे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है. तो ध्यान से देखना फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड. तो ये हो गई एक्सेप्शंस. कह रहा बाकी सब इंक्लूडेड है. जो यहाँ पे हमारी कंट्री में रह रहे हैं उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है जहां पे, वो वहां के रेजिडेंट मान लिए जाएंगे. कौन कौन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, ध्यान से देखना. फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स. फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स. यहाँ पे लोग घूमने आए हैं ना, यहाँ पे 1 महीना 2 महीना यहाँ सेटल तो नहीं हो जाएंगे, वो यहाँ रहते तो नहीं है. तो फर्स्ट क्राइटेरिया नहीं आया कि डू दे लिव हियर. नो. क्या वो बेसिक अपनी एक्टिविटीज, अर्निंग, स्पेंडिंग, अक्यूमुलेशन यहाँ करें, नहीं करें, घूमने आए हैं. तो टूरिस्ट एंड विजिटर्स दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री. वो यहाँ पैसे कमाने नहीं आए. फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स who visit a country for recreation, holidays, medical treatment,
स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस, वो यहाँ का रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। आए हैं, चले जाएंगे। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे फॉरेन एम्बेसी है, इंडियन रेजिडेंट्स भी वहां पे काम कर रहे होंगे, वो इंडियन रेजिडेंट्स हैं। बाहर से भी कुछ नॉन रेजिडेंट्स यहाँ पे आ गए, बाहर के भी कुछ यहाँ पे रेजिडेंट्स आ गए। तो फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, officials, diplomats, and members of the armed forces of a foreign country located in a given country. इंडिया में अगर है यूएस एम्बेसी, वहां पे यूएस के रेजिडेंट्स आके कुछ काम कर रहे हैं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, वहां के आर्म फोर्सेस के बंदे यहाँ पे आके कुछ काम कर रहे हैं, वो यहाँ के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। International organizations like UN, WHO are not considered as normal residents of a country. इंस्टीट्यूशन भी आते हैं ना, तो अगर यहाँ पे यूएनओ का ऑफिसर डब्ल्यूएचओ का है, वो यहाँ का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, एक्सेप्शंस में आ रहा है। एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक, तो एम्प्लॉइज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, employees of these international organizations are considered as residents of the countries to which they belong and not of the international area to which they belong. तो अगर यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं वो इंडिया का इंडियन रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। ध्यान से देखना, फॉर एग्जाम्पल एन अमेरिकन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया, यूएनओ का ऑफिस इंडिया में लोकेटेड है, कह रहे वो तो हमने वैसे ही बता दिया था कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आता, एक्सेप्शन में आता है। कह रहे उनके जो एम्प्लॉइज भी है ना, जो एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, दे आर अर्निंग इनकम। अब ध्यान से देखना, वो इनकम यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, खर्च भी करेंगे, सेविंग्स भी हो सकती हैं, बट फिर भी दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज, तो एक्सेप्शनल आइटम में आ गया ना, तभी वो अलग से बता रहा है कि आपको ये ना लगे ना कि वो तो यहाँ पे पैसे तो कमा रहे हैं, कह रहे वो एक्सेप्शनल आइटम्स में आता है। जब हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मान रहे, तो दे आर नॉट ऑपरेटिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, दे आर नॉट generating their income within the domestic territory, so they will not be considered as a normal resident of India, they will be considered as a resident of America. अब ध्यान से देखना, तो ये तो हो गई नॉर्मल बातें। अब आ जाते हैं उसमें पीरियड ऑफ स्टे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है रेजिडेंट्स की डेफिनेशन में फुलफिल करने का क्राइटेरिया, पीरियड ऑफ स्टे। पीरियड ऑफ स्टे एम्प्लॉइज पे एप्लीकेबल होता है, कोई यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने आया है उस पे एप्लीकेबल नहीं होता। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीरियड ऑफ स्टे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर, if the employees are working for more than 1 year in such international institutions, then they become the normal resident of a country in which such institutions are located. यहाँ पे यूएनओ है, यहाँ डब्ल्यूएचओ है, यहाँ वर्ल्ड बैंक है, ओके। कह रहे यहाँ पे आके वो काम कर रहे हैं 2, 4, 6 महीने, they will not be considered as a resident of India. बट अगर उनका पीरियड ऑफ स्टे 1 साल एक्सीड कर जाता है, 1 साल से ज्यादा यहाँ पे रह रहे हैं, मोर देन 365 days, they will be considered as a resident of a country. तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में क्राइटेरिया आ जाता है पीरियड ऑफ स्टे। इफ इट इज मोर देन 1 year, तो जहां पे आप हो आप वहां का रेजिडेंट मान लिए जाओगे, आप किसी भी कंट्री के हो उससे फर्क नहीं पड़ता। रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप दो बहुत अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। आप किसी कंट्री के रेजिडेंट हो सकते हो, नॉर्मल रेजिडेंट, फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन, बट जरूरी नहीं है कि आप वहां के सिटीजन हो। तो अगर मैं यूएस में जाके जॉब कर रहा हूँ 2, 4, 6 महीने, फर्क नहीं पड़ता। 1 साल से ज्यादा अगर मैंने वहां पे काम कर लिया, तो मैं इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं, वहां का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाऊंगा, रेजिडेंट माना जाऊंगा, सिटीजनशिप थोड़ी ना मिल जाएगी मुझे। इतना सिंपल होता तो बात। It means, in the given example, if the American is working in UN office in India for more than 1 year, then he will be considered or treated as a normal resident of India. Important point है। तो period of stay,
Next point, not included in normal resident, crew members of foreign vessels, commercial travelers, and seasonal workers. Crew members of foreign vessels, शिप आई, वेसल आई, एयरक्राफ्ट आए, उनके क्रू मेंबर्स, अब जैसे मर्चेंट नेवी होता है तो उनको कुछ टाइम के लिए रुकना पड़ता है, तो कह रहे कोई बात नहीं, 15 दिन 20 दिन 1 महीना यहाँ पे अगर हैं भी, वो स्टे कर भी रहे हैं, they will not be considered as normal resident of a country. तो क्रू ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स. कमर्शियल ट्रैवलर्स यहाँ पे कोई बिजनेस वर्क के लिए आप आए हैं, मैं गया हूँ बाहर कोई 2 महीने का प्रोजेक्ट करने, तो मैं वहां का रेजिडेंट नहीं मान लिया जाऊंगा, provided their stay is less than 1 year. So period of stay will decide whether your center of economic interest lies in that country or not. इंडिविजुअल के केसेस में क्या होता है, पीरियड ऑफ स्टे. कंपनीज के केस में होता है उनका हेड ऑफिस. अगर इंडियन कंपनी है, उसकी कहीं पे भी कोई ब्रांच हो, कहीं पे भी हल्दीराम्स है, उसका हेड ऑफिस तो इंडिया में, इंडियन कंपनी है, अब वर्ल्ड ओवर उसकी कहीं भी ब्रांच हो, तो ये माना जाएगा कि उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो इंडिया में ही है. कंपनीज के केस में सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन देयर हेड ऑफिस. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी ब्रांच दुनिया में कहीं भी हो, वो लोकेटेड है वहां पे, ओके, बट उस कंपनी का सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, इंडिया में, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का माने जाएगी. वहां पे वो बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ओके, वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो डोमेस्टिक इनकम का क्राइटेरिया अलग होगा. अगर वहां से कुछ प्रॉफिट जनरेट हुआ है, वो नेशनल इनकम में आएगा कि नहीं आएगा, कह रहे बिल्कुल आएगा. एसबीआई की कोई ब्रांच है एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द बिजनेस organization, the institution will be considered as a normal resident of India. तो उन्होंने जो बाहर प्रॉफिट्स अर्न करे वो क्या ट्रीट करे जाएंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो नेशनल इनकम में क्या होता है, किसने कमाए, रेजिडेंट ने कमाए, दुनिया में कहीं भी कमाए हो, इंडिया में कमाए तो बहुत अच्छी बात, बाहर कमाए तो वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मान ली जाएगी, प्रोवाइडेड वो रेजिडेंट है. तो क्रू मेंबर्स, फॉरेन वेसल्स इंक्लूडेड नहीं होते. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थ्योरी में आ जाता है क्वेश्चन कभी कभी. बॉर्डर वर्कर्स, बॉर्डर वर्कर्स अब बॉर्डर के आसपास काम करते हैं, तो रोज लेट अस अज्यूम नेपाल यहाँ बॉर्डर पे काम करते हैं और रोज नेपाल जाते हैं काम करने के लिए, तो वो इंडिया के रेजिडेंट माने जाएंगे या नेपाल के, काम तो वहां पे कर रहे हैं, इनकम तो वहां पे जनरेट हो रही है. कह रहे भाई साहब रहते कहाँ हो, अभी इंडिया में ही आओगे ना, खर्चा तो वहीं करोगे ना, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ तो वहीं हो रही है ना. कह रहे लेकिन अर्निंग तो वहां हो रही है. कह रहे आप खुद सोचो कि इवेंचुअली मतलब डेली आप आ रहे हो, तो ये क्राइटेरिया है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी अलग से पॉइंट होगा ना कि कंट्रोवर्शियल है. बॉर्डर वर्कर्स हु लिव near the international border and cross the border on regular basis to work in the other country, they are treated as normal residents of the country where they live and not where they work. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इंडियन है कोई और डेली नेपाल बॉर्डर क्रॉस करता है और वहां पे काम कर रहा है, इनकम वहां जनरेट कर रहा है, लेकिन फिर भी वो वहां का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा. जहां वो रह रहा है ये माना जाएगा कि डीम्ड टू बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही है, वहीं पे सेटल हो रखा है वो. इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट. तो नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन माने जाते हैं, जो नॉर्मली ऑर्डिनरी जहां पे रिसाइड कर रहे हैं या उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो है. रेजिडेंट्स के केस में इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन, दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं. इंडिविजुअल्स के केस में आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां होगा, जहां पे आप काम कर रहे हैं, यहाँ 1 साल से ज्यादा आपका पीरियड ऑफ स्टे है. इफ द पीरियड ऑफ स्टे इज मोर देन 1 ईयर, तो आप वहां के रेजिडेंट मान लिए जाओगे. एक्सेप्शंस क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हो तो नहीं, एजुकेशन के लिए आए हो तो नहीं, काम कर रहे हो तो अगर आपका पीरियड ऑफ स्टे, आप चाहे फॉरेन नेशनल हो कुछ भी हो, बट इंडिया में आपका पीरियड ऑफ स्टे 1 साल एक्सीड कर चुका है, तो आप इंडिया के रेजिडेंट मान लिए जाओगे फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट. कंपनीज के केस में मैंने आपको क्या बताया कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है जहां पे आपका हेड ऑफिस है. तो ब्रांच ऑफ एसबीआई एनीवेयर इन द वर्ल्ड will be considered as a normal resident of India.
नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, बट रेजिडेंशियल स्टेटस की बात हो रही है. इंपॉर्टेंट है, क्लोज करते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे. Citizenship and residential status, they are two different terms. You can be a resident of a country without being a citizen of that country. ध्यान से देखना, important question है theoretically. Citizenship क्या होती है? It is basically a legal concept, not an accounting concept. Legal concept based on the place of birth of the person or some legal provisions allowing a person to become a citizen. या तो आप by birth वहां पे थे, या कुछ कहीं कहीं पे होता है कि अगर आप 10 साल से यहाँ पे हो then you can apply for citizenship. अगर आपने कहीं पे शादी कर ली है and जिससे शादी हुई है वो वहां के citizen है, then you can apply for citizenship. सबके हर country के अपने अपने rules होते हैं. It means Indian citizenship can arise in two ways. A, when the person is born in India, he acquires automatic citizenship of India. If a person is born outside India, applies for citizenship, and Indian law allows him to become the Indian citizen, वो criteria fulfill कर देता है, तो वो Indian citizen मान दिया जाए. Citizen, residential status, it is an economic concept. It is not a legal concept. It is based on the basic economic activities performed by a person. Center of economic interest. Normal resident hai ki nahi? An individual is a normal resident of a country if he ordinarily resides in the country for a period more than 1 year. कहीं पे वो 1 साल से ज़्यादा है, and his center of economic interest. Both the conditions must be satisfied. आप कहीं पे 1 साल से ज़्यादा हो, लेकिन आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां नहीं है, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, तो आप वहां के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाओगे. बोथ द क्राइटेरियाज मस्ट बी फुलफिल्ड. सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट also lies in that country also. खुद ही बोले ना, both the conditions must be fulfilled. तो a Chinese living in India for more than 1 year will be considered as a normal resident of India for the purpose of national income accounting, but he will not become an Indian citizen. वो Chinese citizen ही रहेगा. However, he is not a citizen of India as he does not hold citizenship of India. It means a person can be a citizen of one country and at the same time a resident of another country. Citizen कहीं का, resident कहीं का, कह रहा ये हो सकता है. हमने पढ़ा meaning of domestic territory for the purpose of estimating. Basically domestic income included not included question में cover होगा वो. अब डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में भी तो आती है, ठीक है, बट ध्यान क्या रखना है कि जब डोमेस्टिक इनकम पे आएगा क्वेश्चन इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड का, तो हमें डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. बी वेरी वेरी केयरफुल. जब क्वेश्चन आएगा कि नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड, तो हमें नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. बी वेरी वेरी केयरफुल. ध्यान से देखो, रीड कर लो एक बारी, फिर कुछ क्वेश्चंस.